हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 116। अब आगे दोनों को इस तरह से सिटी मारते हुए देखकर अरमान का चेहरा सख्त हो गया था और तभी उसने उन सबकी नजरों का पीछा किया और उस वक्त वाकई आस्था का हाथ पकड़े सीढ़ियों पर से नीचे आ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि वह इस वक्त आस्था को कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो उसने एक झटके से आस्था का हाथ छोड़ा था और तुरंत उससे पहले नीचे उतर आया। अरमान का इस तरह का बिहेवियर देखकर एक पल के लिए आस्था शॉक हो गई थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फटाफट से वह दादाजी के पास आई और उनके पास आकर आशीर्वाद लेने लगी थी और मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी हम तैयार हो गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम कॉलेज जाएंगे कैसे? हमें तो यहाँ शहर के रास्ते के बारे में भी नहीं पता है। हालांकि अरमान ने उसे पहले ही बोला कि वह उसे लेकर जाएगा, लेकिन अरमान को अभी इस तरह से जाता हुआ देखकर उसने सोचा कि शायद अरमान ने अपना इरादा बदल दिया है। इसलिए एक बार फिर आस्था की सुई वहीं आकर अटक गई थी कि वह कॉलेज जाएगी कैसे। अब आस्था ने जैसे ही ये बात बोली, ध्रुव और आहान एक दूसरे की ओर देखने लगे थे, मानो कि वह कहना चाह रहे हो कि एक बिलियनर की पत्नी सबसे ज्यादा रईस आदमी की पत्नी ये पूछ रही है कि वह कॉलेज कैसे जाएगी, उसे तो रास्ते भी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं उस वक्त उन्हें आस्था दुनिया का 8वां अजूबा लग रही थी। वेल, तभी आहान वहां आया और मुझे जेंटल टोन में बोला, भाभी भाभी मेरी प्यारी भाभी, आप क्यों टेंशन लेती है? अरे हम हैं ना आपके दो निखट्टू देवर, हम क्या करेंगे यहाँ पर? और वैसे भी ध्रुव केवल कुछ स्पेशल केसेस के लिए ही सर्जरी करने जाता है, वरना ये तो सारा दिन खाली रहता है मेरी तरह। मैं चलूंगा आपके साथ आपको छोड़ने के लिए। अब जैसे ही ध्रुव और आहान ने ये कहा तब आस्था के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह चंचलता से बोली, क्या सच में? सचमुच आप दोनों हमारे साथ चलेंगे? तब वह दोनों बोले, जी हाँ हमारी प्यारी भाभी, हम आपके साथ चलेंगे। आप क्यों परेशान होती है, हम है ना। ऐसा बोलकर ध्रुव और आहान मुस्कुरा दिए थे। वही आस्था के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट अरमान को हजम नहीं हुई और वह तुरंत बोल पड़ा, अगर तुम दोनों को क्या कोई कर काम नहीं है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आहान तुम आज मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो, समझे तुम? अब अरमान ने जैसे ही ये ऑर्डर दिया, आहान की तो सिटी गुम हो गई थी और वह जल्दी से बोला, लेकिन भाई मुझे तो बहुत सारा काम है। आप जानते हैं हमारे जो प्रोफेसर है उन्होंने मुझे कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिया है और मुझे वह कंप्लीट करना है। और जल्दी से आस्था से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आस्था भाभी आई एम सो सॉरी, मैं आज आपके साथ नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मैं निकल रहा हूँ। ऐसा बोलकर आहान इतनी तेजी से 9:02:11 हो गया था, मानो कि अरमान जबरदस्ती उसे अभी इसी वक्त अपने साथ ऑफिस ले जाएगा। तो आहान को इस तरह से भागता हुआ देखकर ध्रुव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर आस्था को परेशान देखकर बोला, भाभी आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगा। तभी अरमान, ध्रुव मुझे लगता है कि आपको अपने बाकी चीजों पर फोकस करना चाहिए, ये छोटे मोटे कामों के लिए और भी घर में नौकर है, आपको किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्ट क्लियर अरमान हर किसी को आस्था के साथ जाने से मना कर रहा था, लेकिन सीधे सीधे वह बोल नहीं पाया था। तभी दादाजी समझ चुके थे कि अरमान क्या कहना चाह रहा है और वह तुरंत ध्रुव के पास आए और बोले, ध्रुव बेटा तुम अपना काम निपटा लो और अरमान मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, बहू का आज पहला दिन है तो तुम इसे छोड़ने जाओगे। अब अरमान दादाजी की बात मानते हुए बोला, ठीक है मैं केवल 2 मिनट इंतजार करूंगा। ऐसा बोलकर अरमान बाहर निकल गया था। वही दादाजी ने जैसे ही ये ऑर्डर दिया था, आस्था की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वह दादाजी की ओर देखकर मन में बोली, क्या दादाजी कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो आप हमसे? वेल, अभी फिलहाल आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने एक नज़र सभी को बारी बारी से देखा और मायूस होकर अरमान के ठीक पीछे पीछे जाने लगी थी। उन दोनों को साथ जाते हुए देखकर दादाजी की आंखें नम हो गई थी। तभी ध्रुव दादाजी के पास आया और बोला, ये सब क्या था दादाजी? तब दादाजी बाहर की ओर देखकर बोले, मेरा खड़ूस पोता बदलने की कोशिश कर रहा है लेकिन अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा है। अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन आस्था अपने प्यार से अरमान को बदल देगी। ये सब कहते हुए दादाजी मुस्कुरा उठे थे।
वही जल्दी ही मारिया ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी और टाइगर फ्रंट सीट पर बैठ गया। आगे पीछे 3 से 4 गाड़ियां चलने लगी थी। तभी अरमान, जो कि कार में ही बैठा हुआ था, आस्था उसकी कार के पास जाकर खड़ी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आया कि वह करे तो क्या करे। वह खुद खोलकर कार का दरवाज़ा कार में बैठ जाए, क्योंकि अरमान ने उसे अभी तक अपने साथ चलने को नहीं बोला है। लेकिन तभी अरमान ने टाइगर की ओर देखा और टाइगर तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और आस्था के लिए उसने दरवाजा खोला और रिक्वेस्ट करते हुए बोला, क्वीन प्लीज आप अंदर बैठ जाए। अब आस्था ने एक नज़र टाइगर को देखा, उसके बाद उसकी निगाहें एक बार फिर मारिया पर पड़ी थी। मारिया वही थी जिसने उसे सीढ़ियों पर से गिरने से बचाया था। उस वक्त भी आस्था उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई थी, क्योंकि उस वक्त उसे एक्साइटमेंट थी सब लोगों को ये खुशखबरी देने की। अरमान ने उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे दिया है। लेकिन अब मारिया को अरमान की ड्राइविंग सीट पर बैठा देखकर आस्था सोचने लगी थी, कितनी खूबसूरत लड़की है, एकदम अंग्रेजन लगती है। लेकिन देखो, इस मिस्टर राक्षस ने इस बेचारी को अपना ड्राइवर बनाकर रखा हुआ है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था ने एक नज़र मारिया पर डाली और फिर अरमान की ओर देखा। अरमान के हाथों में एज यूजुअली अभी भी लैपटॉप और उसका आईपैड था, जिसमें वह कुछ जरूरी चीज देख रहा था। तभी आस्था ने कार में बैठते ही अरमान की ओर घूरकर और बोली, आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। अब आस्था ने जैसे ही ये बोला, अरमान हैरान हो गया और कंफ्यूजन से बोलने लगा, ये किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त अरमान आस्था से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बोला, फिर से अपना काम करने लगा। अब अरमान को इस तरह से कोई जवाब न देता देखकर आस्था ने एक बार फिर उसके कानों में कानाफूसी की और धीरे बोली, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर उसे ये बोला और इरिटेट होते हुए अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। इस वक्त आस्था एकदम से ही अरमान के सीने से जा लगी थी। एक पल को दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। लेकिन फिर अरमान ने आस्था से बोला, क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं? हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम? अब जैसे ही टाइगर और मारिया दोनों पीछे का नजारा देखा तो दोनों की आंखें शौक से फैल गई थी। मारिया ने देरी न करते हुए जल्दी कार के पार्टीशन ऑन कर दिए थे। तब आस्था ने अरमान की ओर देखकर उंगली से इशारा करते हुए बोली, हम उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा बोलकर आस्था ने अपने हाथ से ड्राइविंग सीट की ओर इशारा किया था, लेकिन कार के पार्टीशन ऑन हो गए थे, तो उस वक्त कोई दिखाई नहीं दिया था। तब अरमान का ध्यान भी कार के पार्टीशन पर गया और घूरकर वह उसे देखने लगा था और क्वेश्चन करते हुए बोला, ये सब क्या कह रही हूँ मैं? किसी की बात कर रहे हो? मैं क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ? अरमान को लगा कि आस्था ये सोच रही है कि अरमान ने कार के पार्टीशन ऑन कर लिया है, तो इसलिए वह उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो अरमान चुप कर आते हुए बोला, अपने छोटे से दिमाग से ये गंदगी निकाल दो, मैं तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आना चाहूंगा। अब जैसे अरमान ने ये कहा, आस्था हैरान से और सोचने लगी थी कि इसमें हमने करीब आने वाली कौन सी बात बोल दी। लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें भी कार के पार्टीशन पर गई तो वह हैरान हो गई और वो कंफ्यूजन होकर बोली, अरे ये क्या हुआ? तब अरमान उसकी ओर देखकर बोला, व्हाट यू मीन? क्या तुम कार के पार्टीशन ऑन होने की ही बात कर रही थी ना? तब आस्था ना मैं अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, हम ये बोल रहे थे कि आपने इतनी खूबसूरत लड़की को अपने लिए ड्राइवर रखा है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अब आस्था ने जैसे ही ये बोला, अरमान ने अपने सर पर हाथ मार लिया था। फिलहाल वो आस्था से बात करके अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वह चिढ़ते हुए बोला, तुम चुपचाप करके उधर साइड जाकर बैठो। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं आज तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट लास्ट डे भी बना सकता हूँ, समझी तुम? अरमान ने जैसे ही कोल्ड वॉइस में आस्था को धमकी दिया। आस्था तुरंत भीगी बिल्ली की तरह खिसककर बिल्कुल कार के कोने में जाकर बैठ गई थी। जल्दी ही कार की रफ्तार बढ़ चुकी थी और शहर के मशहूर मेडिकल कॉलेज के सामने रुकी थी। अब आस्था अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी थी। सीधी सी बात थी, आस्था नर्वस हो रही थी कि वह कैसे जाएगी, क्या होगा। लेकिन जैसे ही आस्था की कार रुकी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आस्था ने जैसे दरवाज़ा खोला तो उसके सामने डॉक्टर रश्मि खड़ी हुई थी। डॉक्टर रश्मि को देखकर आस्था की आंखें एकदम चमक उठी थी
और उसने जल्दी से कार से निकलकर डॉक्टर रश्मि को गले से लगा लिया था। वही डॉक्टर रश्मि को वहां देखकर अरमान ने अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, क्या इस लड़की को अस्पताल में कोई काम नहीं है क्या, जो यहाँ इस आफत लड़की के आगे पीछे घूम रही है। तभी डॉक्टर रश्मि ने अरमान की ओर देखकर बोला था, गुड मॉर्निंग अरमान, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ आओगे। एक्चुअली मुझे ध्रुव ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आस्था कॉलेज के लिए निकल गई है, तो बस मैं आस्था के पास आ गई। क्योंकि उसका फर्स्ट डे है तो उसे थोड़ा चेयर अप करना चाहिए, सो मैं यहाँ उस चेयर अप करने के लिए आई हूँ। आई होप यू डोंट दी माइंड। अब जैसे ही रश्मि ने थोड़ा सा जताते हुए अरमान को ये सारी बातें बोली, अरमान मारिया से बोला, कार चलाओ। और अरमान आंखों की आंखों में एक बार फिर आस्था को घूरता हुआ अपने ऑफिस की ओर रवाना हो चुका था। वही डॉक्टर रश्मि के आ जाने पर आस्था बहुत खुश थी और उसने उसे गले से एक बार फिर लगा लिया था और खुश होते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि दीदी, आप यहाँ आ गई। आप नहीं जानती थी कि हमारे पेट में कैसे गुदगुदी मची हुई थी कि हम कैसे यहाँ सब कुछ सहेंगे, कैसे सब कुछ फेस करेंगे। लेकिन अब आपके आने पर तो हम में एक अलग ही तरह की हिम्मत आ गई है। आस्था की खुशी उसकी आंखों से झलकने लगी थी। आस्था को कंधे पर से पकड़ा था और मुस्कुराते हुए बोली, तुम आओ मेरे साथ है। सब बोलकर वह आस्था को कॉलेज के अंदर लेकर जाने लगी थी। कॉलेज में जाते ही आस्था बेहद खुश हो गई थी क्योंकि चारों तरफ उसे व्हाइट कोट पहने हुए डॉक्टर दिखाई दे रहे थे, जो कि एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट डे व्हाइट कोट दिया जाता था, जिसे पहनकर वह अपने आगे की ट्रेनिंग और पढ़ाई कंटिन्यू किया करते थे। जैसे ही आस्था वहां गई तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थी। रश्मि का हाथ पकड़कर वह बहुत खुशी से चारों तरफ आंखों पर चमक लिए देख रही थी। बड़ा ही खूबसूरत सा कॉलेज था। जल्दी कॉलेज में अपने चारों तरफ को देख रही थी। कुछ लोगों की नजरें भी आस्था पर जा रही थी, लेकिन सब अपने अपने आप में मगन, किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं था। तब रश्मि आस्था को क्लासरूम के बाहर ले गई थी और इशारा करते हुए बोली, आस्था ये सामने वाला क्लासरूम ये तुम्हारा क्लासरूम है। तुम्हें यहाँ सारी चीज समझा दी जाएगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें पहले डेज यहीं पर क्लासेस दी जाती है। उसके बाद उनका क्या क्या शेड्यूल होगा, क्या क्या उनका रूटीन होगा, वह सारी बातें यहाँ बता दी जाएंगी। ठीक है, अब तुम अंदर जाओ और अपना आज का इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करो। यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें अच्छी तरह से समझा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा बोलकर रश्मि ने आस्था को क्लासरूम में भेज दिया था, जहाँ पर कितने सारे फ्रेशर स्टूडेंट बैठे हुए थे, जिन्हें सीधा सीधा कॉलेज के प्रिंसिपल जाकर थोड़ा सा गाइड करने वाले थे, उनका छोटा सा वेलकम करने वाले थे और साथ ही साथ सारी चीजों की डिटेल्स देने वाले थे। अब जैसे ही आस्था उसे कमरे में गई, सब लोग आस्था की ओर देखने लगे थे क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। पहले दिन कितने ही सारे लड़कों के दिलों पर आस्था राज करने लगी थी और बार बार वह आस्था को देख रहे थे, लेकिन आस्था तो उस वक्त केवल पूरे क्लासरूम की खूबसूरती को देख रही थी। रश्मि ने आस्था से बोल दिया था कि वह जब तक उसका इंट्रोडक्शन होता है तब तक उसका बाहर ही इंतजार करेगी, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट का इंडक्शन होगा। आस्था जल्दी एक जगह बैठी थी, तभी अचानक एक लड़के ने आस्था का हाथ पकड़ लिया था। अब आस्था ने घूरकर उस लड़के की ओर देखा। वह लड़का, जिसका नाम आयुष था, वह आस्था की ओर देखकर बोला, हे प्रीटी गर्ल, आप मेरे साथ भी बैठ सकती है। अब जैसे ही उसने ये कहा, आस्था के दिमाग में अरमान की कही हुई बातें गुजने लगी थी कि उसके आसपास कोई लड़का भी नहीं होना चाहिए था। अब आस्था ने जल्दी से उसे लड़के से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं नहीं भैया, हम वहां बैठ जाएंगे। ऐसा बोलकर आस्था खाली सीट पर जाकर बैठ गई थी, लेकिन जैसे ही आस्था ने उसे लड़के को मुंह पर भैया बोला, अब तो पूरी क्लास हंसने लगी थी, क्योंकि सभी क्लास आयुष को अच्छी तरह से जानते थे। आयुष उस कॉलेज में पिछले 2 साल से पढ़ रहा था, लेकिन जब भी कोई नए बच्चों का इंट्रोडक्शन हुआ करता था तो वह जाकर वहां बैठ जाया करता था और साथ ही साथ उसके कुछ लफंगे दोस्त भी उसके साथ बैठा करते थे, ताकि वह न्यू लोगों की डिटेल्स ले सके और उसके बाद उन्हें परेशान कर सके। लेकिन आज आयुष की नज़र जैसे ही आस्था पर पड़ी तो बस वह उसमें पूरी तरह से खो गया था।
लेकिन आस्था का उसे भैया कहने पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे थे। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।